यस, सो नेक्स्ट थियरी है हमारी एरिस्टोटल्स फॉलेसी। ओके, एरिस्टोटल फॉलेसी, एरिस्टोटल साइंटिस्ट का नाम है और फॉलेसी मतलब कि उन्होंने जो बोला वो बात गलत प्रूव हो गई, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं फॉलेसी। ट्रू और फॉल्स वाला फॉलेसी है ये। ओके चलो, सो द क्वेश्चन पोज्ड अबव द अपीयर्स टू बी सिंपल। जो अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था वो यूनिफॉर्म मोशन है, ओके, और चलती ही रहने देनी है हमें, तो क्या लगाना पड़ेगा फोर्स। तो देखो यहाँ However, it took ages to answer. Ages मतलब बहुत सालों लग गए। ओके, decades लिखते तो भी चलता। हाँ ठीक है। Indeed, the correct answer to this question given by the Galileo. तो करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन का किसने दिया है? गैलीलियो। लेकिन गैलीलियो से पहले हम क्या मानते थे, मतलब दुनिया के लोग क्या मानते थे? जो एरिस्टोटल ने बोला वो मानते थे। क्या बोला था उन्होंने? चलो, सो 17th century was the foundation of Newtonian mechanics। एक मार्क का सवाल, which signaled the birth of modern science। तो भाई किसने ये दिया हमें? न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसने दिया? बर्थ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और से फाउंडर ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, कौन सी सेंचुरी में हुआ? ओके, और से मॉडर्न बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस किसने की? ओके, कौन होगा? गैलीलियो। एरिस्टोटल मत बोल देना। क्यों? गैलीलियो, गैली, हाँ वही है, गैलीलियो गैली वही। ओके, सो गैलीलियो ने किया। चलो, ये एक मार्क का सवाल हो गया। कौन सा? ये वाला। बाय गैलीलियो इन द 17th century was the foundation of Newtonian mechanics। याद रखना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन, अरे गैलीलियो ने बोला तो गैलीलियो मैकेनिक्स बोलो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैकेनिक्स जो आज की डेट में है उसको एक बहुत अच्छा सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन ने भी हेल्प ली थी किसकी? उसके पहले जो साइंटिस्ट ने काम किया उसकी। वो कौन था? गैलीलियो। इसीलिए गैलीलियो को हम मानते हैं। अंडरस्टूड? जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, कितने साइंटिस्ट थे? अभी कोई भी साइंटिस्ट को हम ना तो नहीं बोल सकते हैं तूने टाइम वेस्ट किया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि धीरे धीरे करके ही आगे बढ़े थे हम, और लास्ट में हमें जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो मिला। तो हम बोल देंगे थॉमसन तुमने टाइम वेस्ट किया, ऐसा नहीं बोल सकते। रुथरफोर्ड तुमने भी टाइम वेस्ट किया, ऐसा नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? ओके चलो, तो एक मार्क का सवाल हो गया। द ग्रीक थिंकर, थिंकर अच्छा एरिस्टोटल, फिलोसोफर लिखते तो थिंकर तो सभी है। ओके, एरिस्टोटल हेल्ड द व्यू दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। ओके, उन्होंने क्या बोला एरिस्टोटल ने? कि अगर बॉडी इज मूविंग मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, समथिंग एक्सटर्नल इज नीडेड टू कीप इट मूविंग, ऐसा बोला। अभी तुम भी तो वही बोल रहे थे, तुम भी वही बोल रहे थे, वही बोल रहे थे कि इफ समथिंग इज मूविंग सम एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट मूविंग, यही बोल रहे थे। तो यहां तो हम बोल रहे हैं एरिस्टोटल फॉलेसी, वो गलत बात है। वो गलत ही है एक्चुअल में। क्यों? यहां पे हमने फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया है। ओके, वो गैलीलियो करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, फॉर एग्जांपल, एन एरो शॉट फ्रॉम अबव कीप्स फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स पुशिंग इट। क्या बोल रहे हैं? क्या क्या क्या? देखो समझो। क्या बोला? बाव एरो मार दिया। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो एरो है ना उसके पीछे की एयर इसको पुश कर रही है। इसलिए एरो आगे जा रहा है और कंटिन्यू आगे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो तुम तो पहले ही सेंटेंस में बोल दिया नहीं नहीं सर गलत है, गलत है। समझ में आया? ओके, हाँ हाँ चलो। सो the view was part of elaborate framework of ideas developed by the Aristotle on the motion of the bodies in the universe. Most of the Aristotelian ideas on the motion are now known to be wrong and need not concern us। भाई कोई पढ़ता नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता चले तुम आगे जाके गलत ना पढ़ लो, इसलिए हम ऑलरेडी गलत क्या है वो पढ़ ले रहे हैं। ओके, फिर तुम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, बोलो ये मैंने नया कर दिया देखो, ये सारी गलतियां ऑलरेडी एरिस्टोटल ने की है, तुम रिपीट मत करो। ओके चलो। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट हम नहीं बोले भाई, उन्होंने जब बोला ना तब ना नहीं बोला था लोगों ने। जब सही बात पता चलती है ना तभी बोल रहे, तभी बोलेंगे ए तुम जो बोल रहे थे गलत है। तब तक तो मानेंगे ही कि हाँ यही सही है, यही सही है। ओके हाँ, वो तो मजाक मस्ती में हम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है चलो।
For our purpose here, the Aristotelian law of motion may be phrased thus. क्या था? एक मार्क अगेन सेकंड, क्या बोला था एरिस्टोटल ने? An external force is required to keep a body in motion. Simple. एक बॉडी को मोशन में रखने के लिए, ऑलरेडी जो मोशन में है उसको मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसमें हम दोनों, इसमें गलत क्या है यार? बात तो सही है, कोई बॉडी मोशन में हो और उसको मोशन में ही रखना हो तो भाई थोड़ा बहुत फोर्स तो लगाते रहना पड़ेगा ना। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, 50 की स्पीड पे पहुंच गए, अब 50 की स्पीड पर ही रहना है, तो तुम इंजन बंद कर दोगे तो जाए रहेगा क्या? नहीं। ओके, तुम्हें कंटिन्यूअस कंबशन तो करना ही पड़ेगा। तो फिर गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि फ्रिक्शन की बात नहीं की। गैलीलियो ने सिर्फ फ्रिक्शन की बात की और वो सही हो गए। क्या अगर यहां पर सिर्फ फ्रिक्शन बोल देते ना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए, ओके, मतलब विथ फ्रिक्शन ये फोर्स जरूरी है, कंटिन्यूअस हमें देना पड़ेगा, तो गैलीलियो ने सिर्फ इतना ही बोला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम फ्रिक्शन लेस सरफेस लो तो मोशन में बॉडी हो तो वो मोशन में ही रहेगी, उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है मोशन में रहने के लिए। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना सब कुछ। ओके, क्या बोल रहे हैं गैलीलियो? बाद में बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी बात गलत है। क्यों गलत है? आपने तो बोला कि कोई बॉडी मोशन में हो, उसको मोशन में ही रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो गैलीलियो ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। सोचेंगे कहां से गलत है? तो वो किस तरह से बोल रहे हैं गलत है? अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसको मोशन में ही रखना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस वो है नहीं, लेकिन अगर है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है हमारे पास और कोई बॉडी मोशन में है और उसको मोशन में ही रहने देना है, तो हमें कोई फोर्स लगाना नहीं। अरे ऑलरेडी फ्रिक्शन लेस है, उसको कोई अपोज करने वाला नहीं, तो वो तो चलता ही जाएगा ना। पूरा पिक्चर समझ में आ गया? इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, समझ में आ गया? ओके, हाँ चलो। ये एक मार्क में पूछा जा सकता है एरिस्टोटल ने क्या बोला था या एरिस्टोटलियन लॉ क्या है। तो वही, एक बॉडी मोशन में है, उसको मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, यही बोला था। अच्छा, एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन इज फ्लोड as we shall see. However, it is natural view that anyone would hold from common experience. Okay. Even a small child playing with a simple non-electric toy car on a floor knows intuitively that it needs a constantly drag the string attached to the toy car with some force to keep it going. क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चा, वो कार है और स्ट्रिंग से नॉट किया हुआ है, तो ऐसे करके जाता है ना। ओके, तो उसे भी पता है कि जब तक मुझे इसको मोशन में रखना है मुझे खींचना पड़ेगा। अगर मैंने खींचना बंद कर दिया तो वो गाड़ी मोशन में रहेगी नहीं। ये तो छोटे बच्चों को भी पता है, वो बोल रहे हैं। ओके ठीक है, चलो। इफ इट रिलीजेस द स्ट्रिंग इट कम्स टू रेस्ट। दिस एक्सपीरियंस इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियन मोशन। एक्सटर्नल फोर्सेस सीम टू बी नीडेड टू कीप बॉडीज इन मोशन। Left to themselves, all bodies eventually come to rest. अगर हम कुछ ना करें, ओके, फोर्स ना लगाए तो वो तो रेस्ट पे ही आ जाएंगे। ओके, चलो। What is the flaw in Aristotle's argument? भाई फ्लॉ क्या था, गलती क्या थी एरिस्टोटल ने जो बोला उसमें? सिर्फ फ्रिक्शन नहीं बोला, वही गलती थी। ओके, so the answer is a moving toy car comes to rest because of the external force of friction on the car by the floor opposes its motion. To counter this force, the child has to apply an external force on the car in the direction of motion. When the car is in uniform motion, there is no net external force acting on it. अगर यूनिफॉर्म मोशन में है already, so there is no net external force acting on it. The force by the child cancels the force by the floor. मतलब जब यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा? यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा वो ऑब्जेक्ट कि जितना फोर्स, थोड़ा फोर्स वो लगा रहा है, जितना सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन का ही लग रहा है। मतलब वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है 10 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? 0। समझ में आया? इस डायरेक्शन में वो खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है सपोज 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0।
नेट फोर्स 0 हो गया डज नॉट मीन कि वो टॉय कार स्टॉप हो गई, नहीं, वो तो ऑलरेडी, देखो मोशन में कब आएगी, जब नेट फोर्स होगा तो ही आएगी। जब नेट फोर्स कुछ होगा, नेट फोर्स इज, ध्यान से सुनना, समझ में ना आए तो पूछ लेना, व्हेन एफ नेट और से नेट फोर्स अगर कुछ होगा मतलब इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं, कुछ होगी वैल्यू 1 2 3 4 10, तब जाके कोई बॉडी मोशन में आएगी। अच्छा ठीक, अब मोशन में ही है ऑलरेडी, तो मोशन में है तब उसको अपोज भी कर रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, तो हमारा फोर्स इस साइड, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड। तो अगर हम बोल दिए कि जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सपोज 10 न्यूटन, उतना ही अगर हम भी फोर्स लगाए 10 न्यूटन, दैट मीन्स व्हाट, कि नेट फोर्स कितना हो गया, 0। नेट फोर्स 0 हो गया, उसका मीनिंग ये नहीं है कि बॉडी रुक जाएगी, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और से यूनिफॉर्म मोशन करेगी। वो कब यूनिफॉर्म मोशन करेगी, जब नेट फोर्स क्या हो जाए 0। क्यों, भाई फोर्स ही 0 हो जाए तो फिर मोशन क्यों करेगी, अरे मोशन ऑलरेडी कर रही थी, तुम्हारी वजह से नहीं कर रही है, मोशन तो ऑलरेडी कर ही रही थी वो, तब की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाले केस की बात नहीं कर रहे। स्टार्टिंग वाले केस में तो कोई नेट फोर्स होना ही चाहिए, तभी तो वो मोशन में आएगी, लेकिन मोशन में आ जाने के बाद की बात है ये, समझ में आया, पक्का? बोलो सर, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है? हाँ लग रहा है, मतलब लग रहा है, मतलब कब लग रहा है ऐसा बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ऑपोजिट टू द मोशन लगता है। तो जैसे जब खड़ा है तब अगर देखा जाए तो मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन, मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो वैसे उस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस बोल रहे थे ना वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो पर्टिकुलर टाइम पे हम नहीं बोल सकते कि उस पे फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, जैसे कि ये पेन है, ऐसे मूव करूंगा तो फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसे रखा हुआ है तो फ्रिक्शन लग रहा है, उस केस में हम नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया मतलब फ्रिक्शन लग रहा है, समझ में आया? ओके, लेकिन हम ऐसा, मैंने क्यों पहले हाँ बोल दिया, क्योंकि सपोज फिर हम ऐसा समझेंगे कि हम चल कैसे सकते हैं, तो भाई फ्रिक्शन है इसीलिए तो चल सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें चलना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ रुकना है, जैसे कि हम आइस पे चल नहीं सकते, आइस पे हम स्लिप हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है नहीं। ओके, तो हम बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम है, तो आइस पे हम चल पाते नहीं है। लेकिन कोई बोले कि आइस पे खड़े रहो, तो आइस पे खड़े तो रह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, खड़े तो रह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ओके, क्योंकि हमें तो कहाँ कुछ वैसे हिलना डुलना नहीं है, बस अरे 2 सेकंड के लिए खड़े रहो, अरे 10 सेकंड के लिए खड़े रह रहे, क्या प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? तो तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है एक्चुअली, जब खड़े हो तब। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब मोशन में हो तब। अंडरस्टूड? क्योंकि आइस पे फिसलते कब है? जब तुम वॉकिंग का ट्राई करो तब, चलने का ट्राई करोगे तो फिसलोगे, अगर चलने का ट्राई नहीं करोगे तो फिसलोगे ही नहीं। डन? लेकिन हम सीधे बैठने वाले तो है नहीं। अच्छा चलो, कहाँ गए हम? एन एक्सटर्नल फोर्स, और कहाँ पहुंचे हम? विथ सम फोर्स टू कीप इट गोइंग, इफ इट इज रिलीज इज द स्ट्रिंग, ये सब हमने पता ही है। व्हाट इज द फ्लो? फ्लो क्या था? फ्लो नहीं, फ्लॉ क्या था? टू काउंटर दिस फोर्स द चाइल्ड हैज टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। तो वो जो मैंने समझाया वो समझ गए ना? क्या फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स हो जाए तो जरूरी नहीं है कि, देखो दोनों केस पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स हो गया, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो नेट फोर्स 0 हो गया, उसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग क्या है? नेट फोर्स 0 मतलब कि ये बॉडी स्टेशनरी है। ओके, इसको मैं इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और इसको मैं इस डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, दोनों साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ओके, तो ये मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट फोर्स एफ नेट जिस इस डायरेक्शन में 10, उस डायरेक्शन में 10, तो 0 कर दिया, तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, ये एक केस हो सकता है जब एफ नेट क्या हो? 0। एक दूसरा केस भी है कि एफ नेट 0 है, मतलब क्या कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में होगी तब की बात है, रेस्ट पे होगी वो तो हमने डिस्कस कर लिया। बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है,
तो जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही अगर हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, ओके, तो एफ नेट क्या हो गया? जीरो। एफ नेट जीरो हो गया, लेकिन बॉडी तो मोशन में है। समझ में आया? तो वो मोशन में है तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, जो वेलोसिटी अभी है वैसी ही रहेगी। समझ में आया? पक्का? श्योर? न्यूमेरिकल में काम आएगा ये यूनिफॉर्म मोशन, तो तुम्हें एफ नेट जीरो लेना पड़ेगा। डन? फिर तुम बोलोगे सर फोर्स तो दिया नहीं। अरे फोर्स की जरूरत ही नहीं है, एफ नेट जीरो है। समझ में आया? ओके, चलो। हाँ, टू अपोज फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, सॉलिड के लिए फ्रिक्शन बोलते हैं हम, और यही फ्रिक्शन को फ्लूइड्स जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस के लिए कौन सा फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स। क्या फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स। आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में व्हाट इज दिस। विस्कोसिटी ये प्रॉपर्टी है, क्या? विस्कोसिटी। ओके, तो ये कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड में भाई फ्रिक्शन ना हो ऐसा नहीं होगा, नेचुरल वर्ल्ड में विस्कस फोर्स ना हो ऐसा नहीं होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या क्या? ये पानी के लिए, हाँ, पानी के लिए, गैस के लिए, किसी के भी लिए। गैस के लिए भी। हाँ, गैस के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन लगेगा। मतलब एयर फ्रिक्शनलेसली नहीं फ्लो कर रही है। सपोज एयर फ्लो कर रही है, ऐसा समझो। सपोज रिवर पे से एयर फ्लो कर रही है, रिवर पे से एयर फ्लो कर रही है, ओके। अब रिवर की फ्लो की डायरेक्शन, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और एयर फ्लो इस डायरेक्शन में, तो क्या लग रहा है? एयर फ्लो पे वाटर फ्लो का इफेक्ट होगा या नहीं होगा? मतलब सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और ये भी भाई साहब आ रहे हैं अच्छी खासी स्पीड से, तो ये 10 ही रहेगी या कम होगी? कम होगी भाई, ऑपोज करेंगे ना, ये भी वेलोसिटी से आ रहे हैं। तो और सपोज ऐसा समझो, ये तो पानी था, अभी सपोज यहां से 10 मीटर पर सेकंड से हवा आ रही है, यहां से भी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये कम होगी या नहीं होगी? ये 10 मीटर पर सेकंड से हवाएं चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, और 2 मीटर पर सेकंड से भी हवाएं चल रही है ईस्ट टू वेस्ट। तो क्या इसकी जब ये दोनों टकराएंगे, एक जगह पे आ जाएंगे, तब यहाँ पे ये जो इस साइड जा रही थी वेस्ट टू ईस्ट, उसकी स्पीड उतनी रहेगी या कम होगी? कम होगी भाई, ऑपोज कर रहे हैं तो कम ही होगी। सबको ऑपोज लगेगा, एयर को भी लगेगा। हमें लगेगा एयर को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एयर को भी फर्क पड़ता है। हाँ बोलो। और सर उधर से 10 मीटर पर सेकंड से है, तो इधर से भी 10 मीटर पर सेकंड, तो स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप हो जाएगी। यस, पानी भी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि 10 एयर का, एयर को नेगलेक्ट करते हैं और इस साइड के एयर को सिर्फ काउंट करते हैं। नहीं, मतलब क्या केस क्या है? वाटर है और इस साइड एयर है, हाँ, दोनों की स्पीड सेम है, हाँ, तो भी रुक जाएगा वाटर। वाटर भी रुक जाएगा। गुड क्वेश्चन। वाटर भी रुक जाएगा, मतलब क्या कहने का मीनिंग क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसा समझो 2 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड भी हमारे लिए तो ज्यादा है, ओके। और हम ये वाटर को उस डायरेक्शन में फ्लो करवाना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको एयर फ्लो कर रहे हैं उसके सामने, और 2 से आ रहा है और यहां से भी 2 से जाएगा। देखो यहां पर दोनों केस आएंगे, ओके। यहां तो सिर्फ हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मास भी काउंट होगा। जैसे यहां से 2 मीटर पर सेकंड है वाटर, और मैं एयर भी भेज रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड, तो कुछ नहीं होगा, वाटर लेके जाएगा हवा को, ओके। क्यों? वाटर का मास ज्यादा है, एयर का मास कम है। समझ में आया? तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। वो पढ़ेंगे हम चैप्टर में। क्या? मोमेंटम। याद आया? मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो दोनों केस मतलब देखने हैं हमें, मास भी देखना है और वेलोसिटी भी देखनी है। तुम सिर्फ मास देखोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ वेलोसिटी देखोगे तो भी चलेगा नहीं, दोनों देखना पड़ेगा। अगर इसका मोमेंटम m इंटू v जितना है, मतलब भाई रिवर जो पानी आ रहा है उसका मास और उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, वो दैट इज इक्वल्स टू यहां से जो एयर आ रही है, तो एयर का मास तो कम ही है पता है, लेकिन एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है मान लो, ओके। तो ये मोमेंटम सेम है, रुक जाएगा वाटर रुक जाएगा और एयर भी रुक जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो फिर आवाज आएगी धड़म धुड़ुम, बादलों में आवाज आती है तो ऐसे आती है। समझ में आया? ओके, चलो। सो
These explains why forces by external agencies are necessary to overcome the frictional forces to keep bodies in uniform motion. Now we understand where Aristotle went wrong. He coded this practical experience in the form of the basic argument. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो बता रहे हैं to get at the true law of nature for forces and motion. One has to imagine a world in which uniform motion is possible with no frictional forces opposing. This is what Galileo did. मतलब उन्होंने जो बात की ओके उसमें उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में बात की नहीं थी, यही उनकी गलती थी, दैट्स इट. ओके और वो फ्रिक्शन के बारे में बात मतलब जो वो बोल रहे हैं क्या उन्होंने क्या बोला था एरिस्टोटल ने कि कोई मूविंग बॉडी है तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग. ओके लेकिन ये बात सही लग रही है लेकिन 100% सही नहीं है. क्यों? अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए टू कीप द बॉडी मूविंग. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए. विदाउट एक्सटर्नल फोर्स दैट बॉडी विल कीप मूविंग व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट देयर. वो किसने बोला? गैलीलियो ने बोला. तो इसीलिए यहां पे हमने क्या नाम दे दिया? एरिस्टोटल फॉलेसी. समझ में आया? पक्का? श्योर?